लास्ट लेक्चर में हम लोग मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट पढ़ रहे थे, यानी जब किसी क्रिस्टल में नंबर ऑफ कैटायंस कम हो जाते हैं तो उससे जो डिफेक्ट क्रिएट होता है उसको हम मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट कहते हैं। ये डिफेक्ट के दो कारण थे, एक था कैटायन वैकेंसीज और एक था एक्स्ट्रा एनायन ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल साइट। इसमें मैं आपको कैटायन वैकेंसीज को एक्सप्लेन कर चुकी थी, फिर भी मैं आपको एक बार यहाँ पर बता रही हूँ। मैं यहाँ पर आपसे बोल रही हूँ FeO को फुल्स गोल्ड बोलते हैं। फुल्स गोल्ड यानी दिखता सोने जैसा है पर होता नहीं है, इसको इसका निक नेम है, आयरन ऑक्साइड का निक नेम है फुल्स गोल्ड, निक नेम है इसका। उसका कारण क्या है कि उसके अंदर मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट होता है। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट वो भी किसके कारण? कैटायन वैकेंसीज के कारण। FeO के क्रिस्टल में Fe के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्जेस रहेंगे और O के ऊपर -2 चार्जेस रहेंगे। ये परफेक्ट आइडियल क्रिस्टल है क्योंकि इसके अंदर जितने नेगेटिव हैं उतने ही पॉजिटिव चार्जेस हैं। अब जब इसके अंदर कैटायन वैकेंसी डिफेक्ट क्रिएट होता है तो कैटायन वैकेंसी का मतलब कैटायन अपनी जगह छोड़कर चला जाता है। सपोज यहां से एक Fe2 पॉजिटिव आयन मैंने हटा दिया तो क्रिस्टल में से एक कैटायन कम हुआ, कैटायन तो कम हुआ लेकिन पॉजिटिव चार्ज कितने कम हो गए? 2। और आयरन जो है वो केवल +2 या +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। 2 पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करना है तो ये Fe जो 2 पॉजिटिव है ये अपने आप को Fe+4 में कन्वर्ट नहीं कर सकता क्योंकि आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है या तो +2 होती है या +3 होती है, लेकिन 2 पॉजिटिव चार्ज को क्या करना है? अपने को बैलेंस करना है। तो इसमें क्या होता है, ये जो एक Fe2 पॉजिटिव आयन है ये अपने आप को Fe3 पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट करके इलेक्ट्रॉन को इंटरस्टिशियल साइट पे ट्रैप कर देता है। दूसरा Fe2 पॉजिटिव आयन जो होता है वो अपने आप को Fe पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट करता है और अपने इलेक्ट्रॉन को इंटरस्टिशियल साइट पर क्या कर देता है? ट्रैप कर देता है। इस कैटायन वैकेंसी के कारण अब आप यहाँ पर देखो कैटायन कितने हो गए? 2 और एनायन कितने हो गए? 3। तो कैटायन वैकेंसीज के कारण जो नंबर ऑफ कैटायंस है वो क्या हो गए? कम हो गए और नंबर ऑफ एनायंस क्या हो गए? ज्यादा हो गए। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट बोलते हैं। ठीक है। और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन इनमें से एक उठ के इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएगा? एनायन वैकेंसी पे, इसमें आकर क्या हो जाएगा? ट्रैप हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं अपन? एस सेंटर। एस सेंटर क्या करता है? क्रिस्टल को कलर प्रोवाइड करता है। तो हमको जो आयरन ऑक्साइड है वो गोल्डन कलर में दिखाई देता है, शाइन्स लाइक गोल्ड, गोल्ड के समान चमकता भी दिखाई देता है और गोल्डन कलर का भी होता है, इसलिए उसको क्या नाम दिया जाता है? फूल्स गोल्ड, यानी बुद्धू बनाने वाला गोल्ड, वास्तव में वो गोल्ड नहीं होता है। तो कैटायन वैकेंसीज के कारण एक ये मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट होता है। दूसरा है एक्स्ट्रा एनायन ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल साइट, यानी एक्स्ट्रा एनायन कहीं बाहर से कोई एनायन आकर क्रिस्टल में क्या हो जाता है? ट्रैप हो जाता है। ये डिफेक्ट ज्यादा कॉमन नहीं है क्योंकि यहाँ पर लॉजिक है, एक्स्ट्रा एनायन ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल साइट, एनायन आकर इंटरस्टिशियल साइट पर ट्रैप हो रहा है। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि एनायन का साइज कैसा होता है? बड़ा होता है। उसके कंपैरिजन में वॉइड्स का साइज कैसा होता है? छोटा। इंटरस्टिशियल साइज का साइज कैसा होता है? छोटा। तो एनायन का साइज बड़ा होने के कारण इट कैन नॉट फिट इनटू द इंटरस्टिशियल साइट और इट कैन नॉट ट्रैप इनटू द इंटरस्टिशियल साइट ड्यू टू इट्स लार्जर साइज। तो ये डिफेक्ट आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें भी क्या होता है? कैटायन जो है, एक एक्स्ट्रा कैटायन जो होता है वो इंटरस्टिशियल साइट पर आकर बैठता है और इसके कारण नंबर ऑफ एनायंस क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं और कैटायंस की संख्या क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट बोलते हैं। अब मैं यहाँ पर जो आपको अगला टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ वो है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ, क्या परिणाम होता है, उसका क्या असर पड़ता है प्रॉपर्टीज ऑफ द क्रिस्टल पे, वो बताने जा रही हूँ। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मेटल एक्सेस and metal deficiency defects, metal axis and metal deficiency defects, metal deficiency defects और metal axis defect से क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज पे क्या फर्क पड़ता है? सबसे पहली बात तो वैकेंसीज आती हैं तो होल्स क्रिएट होते हैं, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब होती है तो उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रैप करके इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना पड़ता है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रैप किया तो भी कंडक्टिंग नेचर बढ़ेगा और आपने होल क्रिएट किया तो भी कंडक्टिंग नेचर क्या होगा? बढ़ेगा। इस कारण इस डिफेक्ट के, इन दोनों डिफेक्ट के कारण इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ क्रिस्टल इंक्रीज होती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ
क्रिस्टल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ क्रिस्टल क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, ये पहला इसका कॉन्सिक्वेंसेस है। दूसरा क्या हो जाएगा, दे इम्पार्ट कलर टू क्रिस्टल, दे इम्पार्ट कलर टू क्रिस्टल, इनके कारण क्रिस्टल को कलर मिलता है, कलर टू क्रिस्टल, क्रिस्टल को कलर प्रोवाइड करते हैं। मैंने आपको बताया कि जब इलेक्ट्रॉन को आप एनायन वैकेंसीज में ट्रैप कर देते हैं तो हम उसको एफ सेंटर्स कहते हैं, और एफ सेंटर्स जो होते हैं, एफ सेंटर्स जो होते हैं वो क्रिस्टल को कलर प्रोवाइड करते हैं। तो मेटल एक्सिस डिफेक्ट में भी एफ सेंटर आता है, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में भी एफ सेंटर्स आते हैं, और उसकी वजह से क्रिस्टल्स कैसे दिखाई देते हैं, हमको कलर दिखाई देते हैं। तो दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द मेटल एक्सिस डिफेक्ट एंड मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। अगला जो डिफेक्ट मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ वो है इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। इस इम्प्यूरिटी डिफेक्ट के अंतर्गत मैं आपको पढ़ाऊंगी डोपिंग, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट और डोपिंग। impurity defects और impurity defect में this defect is arises due to the presence of impurities in the crystal। क्रिस्टल में impurities क्या हो जाती है, जब आ जाती हैं तो हम उसको क्या, उसके कारण जो डिफेक्ट अराइज होता है उसको हम क्या कहते हैं, impurity defect। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है आजकल के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में सिलिकॉन जर्मेनियम चिप का यूज होता है, जबकि ये आते हैं नॉन मेटल्स की कैटेगरी में। किसकी कैटेगरी में आते हैं, नॉन मेटल्स के ब्लॉक में रहते हैं, पर ये मेटेलॉइड्स होते हैं। क्या होते हैं, मेटेलॉइड्स, क्योंकि इनमें कुछ कैरेक्टर मेटल्स के कुछ कैरेक्टर नॉन मेटल्स के होते हैं। तो ये इनका उपयोग जो है वो सेमीकंडक्टर्स बनाने में किया जाता है। किसमें किया जाता है, सेमीकंडक्टर्स बनाने में, जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से थोड़ी सी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो इनका उपयोग सेमीकंडक्टर्स बनाने में किया जाता है। तो इनको कैसे, इनकी कंडक्टिविटी को इनहेंस किया जाता है, इनकी कंडक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जाता है, तो उसके अंतर्गत आपको एक डेफिनेशन है डोपिंग। व्हाट डू यू मीन बाय डोपिंग? डोपिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ सुटेबल इम्प्यूरिटी टू अ क्रिस्टल टू इंक्रीज इट्स कंडक्टिविटी। किसी क्रिस्टल की कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हम उसमें सुटेबल अमाउंट में, एप्रोप्रिएट अमाउंट में सुटेबल इम्प्यूरिटी को क्या करते हैं, जब ऐड करते हैं, हम खुद इम्प्यूरिटी को ऐड करते हैं, क्या करने के लिए, क्रिस्टल की कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। तो वो जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, डोपिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको NaCl के क्रिस्टल की कंडक्टिविटी को बढ़ाना है तो आप उसके अंदर SrCl2 स्ट्रोंशियम क्लोराइड ऐड कर दीजिए, या अगर आपको सिल्वर क्लोराइड की कंडक्टिविटी को बढ़ाना है तो आप उसके अंदर कैडमियम क्लोराइड को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो ये जो एडिशन होता है इम्प्यूरिटीज का, इसके कारण नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो जब नंबर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव आयंस बढ़ेंगे तो कंडक्टिविटी ऑटोमेटिकली क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डोपिंग। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डोपिंग? द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ सुटेबल इम्प्यूरिटी टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ अ क्रिस्टल, दैट इज कॉल्ड डोपिंग। हमेशा NaCl के क्रिस्टल को स्ट्रोंशियम क्लोराइड के साथ डोप किया जाता है, और सिल्वर क्लोराइड के क्रिस्टल के अंदर कैडमियम क्लोराइड की क्या मिलाई जाती है, इम्प्यूरिटी, ताकि इनकी जो कंडक्टिंग नेचर है वो थोड़ा सा और क्या हो जाए, बढ़ जाए। उसी प्रकार सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है वो ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट्स हैं। तो इनकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इनके अंदर ग्रुप नंबर 13 और ग्रुप नंबर 15 का क्या किया जाता है, एडिशन किया जाता है। ग्रुप नंबर 3 में कौन आता है, 13 में बोर्ड, अलाउड, गांगुली इन टीम, ठीक है, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। ग्रुप नंबर 14 में कौन आता है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड। और ग्रुप नंबर 15 में आता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। तो ये इन लोगों, ये दो है, इनका उपयोग सेमीकंडक्टर बनाने में किया जाता है। तो इनकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए इनको या तो गैलियम और इंडियम के साथ डोप किया जाता है, या फिर आर्सेनिक और फास्फोरस के साथ डोप किया जाता है। यानी इनके अंदर गैलियम और इंडियम को मिलाया जाता है, और इनके अंदर गैलियम, फास्फोरस और आर्सेनिक को मिलाया जाता है, जिसके कारण N टाइप कंडक्टर और P टाइप सेमीकंडक्टर्स अपने को मिलते हैं। तो ये प्रोसेस आपकी क्या कहलाती है, डोपिंग। एंड इस प्रकार का डिफेक्ट आपका क्या कहलाता है, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट कहलाता है। यहाँ पर मैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ, एक न्यूमेरिकल्स में आपको वॉइड्स के आधार पर बता रही हूँ।
कि वॉइड्स अगर होती हैं और आपको क्वेश्चन किस तरह से दिया जाता है मैं वो बता रही हूँ। अ क्रिस्टल इज मेड अप ऑफ A positive and B negative ions. Okay, A positive ions show CCP structure, CCP arrangement, and B negative ions occupy tetrahedral sites, occupy tetrahedral voids. What is the formula of the compound? What is the formula of the compound? What is the formula of the compound? compound का formula क्या होगा? ठीक है, अब अ क्रिस्टल इज मेड अप ऑफ A पॉजिटिव B नेगेटिव आयन। एक क्रिस्टल A पॉजिटिव और B नेगेटिव आयन से मिलकर बना हुआ है। उसमें जो A पॉजिटिव आयन से वो CCP अरेंजमेंट शो कर रहे हैं। इसका मतलब मैंने आपको पहले बताया कि जो CCP अरेंजमेंट यानी क्लोज क्यूबिक अरेंजमेंट, क्लोज क्यूबिक पैकिंग, और मैंने आपको बताया था क्लोज क्यूबिक पैकिंग में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल 1 होते हैं। कितने होते हैं नंबर ऑफ एटम्स? CCP में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने होते हैं? 1 होते हैं। इसका मतलब अगर A पॉजिटिव आयन CCP अरेंजमेंट शो कर रहे हैं, इसका मतलब नंबर ऑफ A पॉजिटिव आयंस, जिनको हम स्फीयर्स के नाम से भी बोल सकते हैं, स्फीयर्स इज इक्वल टू कितना हो गया? 1 हो गया। फिर मैंने आपको पढ़ाया था कि जो क्रिस्टल्स होते हैं उनमें 2 प्रकार की वॉइड्स होती है, एक टेट्राहेड्रल वॉइड्स होती है और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होती है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो होती है वो नंबर ऑफ स्फीयर्स के बराबर होती है। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इज इक्वल टू क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्फीयर्स, नंबर ऑफ स्फीयर्स यानी नंबर ऑफ स्फीयर्स कितने? 1 है, तो ये भी कितना हो गया? 1। और जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होती हैं, वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो होती हैं वो ट्वाइस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ स्फीयर्स होती है, ट्वाइस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ स्फीयर्स होती है। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 यानी कितना हो गया? 2। और उन्होंने क्या बोला है कि जो B नेगेटिव आयंस हैं वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स को क्या करते हैं? ऑक्यूपाई करते हैं। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितनी है? 2 है। इसका मतलब नंबर ऑफ B नेगेटिव आयंस में कितने हो गए? 2। नंबर ऑफ B नेगेटिव आयंस will be equal to टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितनी है? 2 है। तो नंबर ऑफ B नेगेटिव आयंस कितने हो गए? 2। और A पॉजिटिव आयंस कितने हो गए? 1। तो कंपाउंड का फार्मूला क्या हो जाएगा? AB2। क्या हो जाएगा कंपाउंड का फार्मूला? क्योंकि CCP अरेंजमेंट शो कर रहे हैं, पर यूनिट सेल में नंबर ऑफ A पॉजिटिव आयंस कितने हो जाएंगे? 1। और टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं, मतलब B नेगेटिव आयंस की संख्या 2 हो जाएगी, तो उसका फार्मूला क्या हो जाएगा? AB2 हो जाएगा। इस तरह से हम वॉइड्स पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ बात बताना चाह रही हूँ, उसको जरा आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये हमारा टॉपिक जो था ये लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर था। लेकिन इसके अलावा भी मैं आपको बोलना चाहूंगी कि टोटल जो बेसिक क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं, टोटल बेसिक क्रिस्टल सिस्टम सिस्टम्स होते हैं वो आपके होते हैं 7। कितने होते हैं? 7 बेसिक क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं। उसमें टेट्राक्लिनिक भी होता है, ट्राइक्लिनिक होता है, मोनोक्लिनिक होता है, ऑर्थोरोम्बिक होता है, सिंपल क्यूबिक होता है ना, हेक्सागोनल होता है, ऑक्टागोनल होता है। तो इस तरह से जो 7 अरेंजमेंट्स होते हैं क्रिस्टल्स के, वो टोटल कितने अरेंजमेंट्स होते हैं? 7। और उन 7 क्रिस्टल सिस्टम में अलग अलग प्रकार की यूनिट सेल होती है। किसी में केवल सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल ही मिलेगी, किसी में BCC भी मिल सकती है, किसी में FCC मिलेगी, या किसी में तीनों मिल जाती है। किसी में 2-2 अरेंजमेंट होते हैं, किसी में SCC और BCC है तो FCC नहीं रहेगा, या अगर किसी में BCC और FCC है तो SCC नहीं रहेगा। मतलब डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ यूनिट सेल्स, जो 7 क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं उनको कितने सब डिवाइड किया गया है? 14 क्रिस्टल सिस्टम्स में डिवाइड किया गया है। 14 क्रिस्टल सिस्टम्स में डिवाइड किया गया। क्रिस्टल
सिस्टम्स में डिवाइड किया गया है और इन क्रिस्टल सिस्टम्स को ब्रेविस लैटाइस कहते हैं। ब्रेविस लैटाइस कहते हैं। समझ में आया? ऑन द बेसिस ऑफ द यूनिट सेल। तो बेसिक क्रिस्टल सिस्टम कितने प्रकार के होंगे? 7। ये कॉम्पिटिटिव लेवल का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बेसिक क्रिस्टल सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं? 7। और उनके अंदर किस प्रकार की यूनिट सेल है? एफसीसी है कि बीसीसी है कि एफसीसी है कि तीनों है कि 2 है? तो उसके आधार पर वो क्रिस्टल सिस्टम को 14 सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है और उन 14 क्रिस्टल सिस्टम्स को ब्रेविस लैटाइसिस कहा जाता है। तो बेसिक क्रिस्टल सिस्टम कितने होंगे? 7 और ब्रेविस लैटाइसिस कितने होंगे? 14 होंगे। उसी प्रकार कॉम्पिटिटिव लेवल पर आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ number of atoms present in BCC, यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, उसमें जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं उनका आपको क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है? वॉल्यूम। तो मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूं कि इन केस ऑफ बीसीसी यूनिट सेल, बीसीसी यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? 2 होते हैं। और आपको पता है एटम्स को हम स्फीयर मान के चलते हैं यहाँ पर, और स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 πr³ होता है। तो यहाँ पर 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लगा देंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, अब 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 πr³ होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8/3 πr³ सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम हो जाएगा इसका। तो इस तरह से किसी भी यूनिट सेल में जितने भी एटम्स प्रेजेंट हो उनका अगर आपको वॉल्यूम निकालना है तो उसके टोटल नंबर ऑफ एटम से वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को क्या कर दीजिए आप? मल्टीप्लाई। अगर आपसे एफसीसी का पूछा जाता है कि एफसीसी के में वॉल्यूम कितना है एटम्स का, तो एफसीसी में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो आप क्या करोगे? 4 मल्टीप्लाइड बाय 4/3 πr³ हो जाएगा। 4 4 जा कितना होता है? 16/3 πr³ हो जाएगा। तो ये एफसीसी में जितने भी एटम्स है उनका क्या आ जाएगा? वॉल्यूम आ जाएगा 16/3 πr³ हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से आपको कॉम्पिटिटिव लेवल पर पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में पूछा जाता है कि किसी भी क्रिस्टल की टोटल स्पेस जितनी ऑक्यूपाई की जाती है वो आप बताइए। तो मैं आपसे पढ़ा चुकी हूँ कि अगर एससीसी है तो उसके अंदर जो पैकिंग एफिशिएंसी होगी, एफसीसी में जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो 52.4% होती है। अगर आप इसका परसेंट हटा के फ्रैक्शन में लिखोगे तो 0.52 फ्रैक्शन 4 हो जाएगी। उसी प्रकार बीसीसी में पैकिंग एफिशिएंसी 68% होती है। अगर आप इसका परसेंट हटाओगे तो फ्रैक्शन में 0.8 हो जाएगा, 68 हो जाएगा। और एफसीसी में पैकिंग एफिशिएंसी जो है, पैकिंग एफिशिएंसी 74% होती है। कितनी होती है? 74%। आप इसका परसेंट हटाओगे तो फ्रैक्शन में 0.74%। तो ये भी आपको एक 4 नंबर के, एक नंबर के ऑब्जेक्टिव्स जो आपके होंगे बोर्ड एग्जाम्स में, उसमें पूछा जा सकता है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में पैकिंग एफिशिएंसी कितनी, परसेंट में पूछे तो 52.4% और ऐसे पूछे तो 0.524%, है ना। बीसीसी में 68%, फ्रैक्शन में 0.68%। एफसीसी में पैकिंग एफिशिएंसी 74%, तो इसका 0.74 फ्रैक्शन में आ जाएगा। उसी प्रकार एक मैंने आपको पढ़ाया था रेडियस ऑफ एटम, डिस्टेंस बिटवीन द 2 एटम्स और एज सेंटर में। तो एससीसी में डिस्टेंस जो होता है वो a/2 के बराबर होता है, सॉरी a के बराबर होता है, जो रेडियस होती है वो a/2 के बराबर होती है। एफसीसी के अंदर d जो होता है वो a/√2 होता है और इसके अंदर जो रेडियस होती है वो a/2√2 होती है। उसी प्रकार बीसीसी के अंदर जो डिस्टेंस होता है वो a/2 होता है और यहाँ पर जो है a√3/2 होता है और यहाँ पर जो रेडियस होती है वो a√3/4 होती है। तो ये सारे जो है एक एक नंबर के ऑब्जेक्टिव्स आपको आते हैं और इन्हीं ऑब्जेक्टिव पे बेस्ड आपको न्यूमेरिकल्स आते हैं। सपोज आपको बोल दिया एससीसी है, रेडियस ऑफ एटम निकालो जबकि एज लेंथ a इतनी है, तो आप इस तरह से वैल्यू पुट करके सिंपल सम फार्मूले को अप्लाई करके आप किसी भी न्यूमेरिकल को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो ये जो मैंने आज आपको पढ़ाया है हमारे चैप्टर सॉलिड स्टेट का लास्ट टॉपिक था। नाउ इट इज सफिशिएंट। थैंक यू वेरी मच।